वाली है कैस्ट्रॉल इंडिया के मैनेजमेंट से और नतीजों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सागवान साहब। मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करने से पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो कैस्ट्रॉल एक जाना माना नाम है, दुनिया की दिग्गज ल्यूब्रिकेंट कंपनी है। बीपीपीएलसी की ये एक सब्सिडरी है। भारत में 300 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देश भर में 1 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट हैं इनके। कैस्ट्रॉल सीआरबी, कैस्ट्रॉल जीटीएक्स, कैस्ट्रॉल एक्टिव, ये कुछ बड़े ब्रांड्स हैं इनके जिनके नाम ज़्यादातर लोग जानते हैं। कैस्ट्रॉल मैग्नाटेक और कैस्ट्रॉल वेक्शन भी इनके ब्रांड्स में शामिल हैं। संदीप सागवान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए। इस सागवान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो आपका जो तिमाही बीती है कैलेंडर ईयर 2022 के हिसाब से, जो पहली तिमाही आपकी बीती है उसमें सेल्स वॉल्यूम किस तरह के रहे हैं? अगर आप बता सकें कि जो ओवरऑल आपने इस पूरी तिमाही में बिक्री की है वो किस तरह की रही है? जो सेल्स वॉल्यूम रहा है कि हमारा टर्नओवर 1236 करोड़ रहा फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इफ आई कंपेयर उसको फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर से कंपेयर करता हूं तो 9% की ग्रोथ थी, और अगर पिछले क्वार्टर 4 से कंपेयर करता हूं तो करीबन 13% की ग्रोथ थी। तो सेल्स के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वार्टर रहा है। इनफैक्ट पिछले 15 साल में हमारा ये सेकेंड हाईएस्ट क्वार्टर रहा है सेल्स के हिसाब से। जो दूसरी चीज है, अगर मैं प्रॉफिट वगैरह भी देखता हूं तो सीक्वेंशियल क्वार्टर 4 की से हमने हर पैरामीटर पे, चाहे वो वॉल्यूम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सभी पे डबल डिजिट ग्रोथ किया है। जहां तक क्वार्टर 1 पिछले साल के साथ कंपैरिजन है, थोड़ा प्रॉफिट डाउन रहा है करीबन 6%। पिछले साल हमने 332 करोड़ प्रॉफिट बनाया था फर्स्ट क्वार्टर में। इस साल 311 करोड़ प्रॉफिट रहा है बिफोर टैक्स पीबीटी। तो कॉस्ट प्रेशर्स काफी रहे हैं क्वार्टर 1 में, जैसा कि सभी को मालूम है, सप्लाई साइड प्रेशर्स, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। बट दो और चीजें मैं जो कहूंगा जो हमने काफी जिसमें प्रगति की है। पहला तो एक, हम अपनी कंपनी को प्रोडक्ट की बजाय सर्विस एंड मेंटेनेंस ब्रांड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमने 116 कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस कॉन्सेप्ट चालू किए हैं करीबन 50 से ज्यादा सिटीज में इंडिया में। और एक हमने क्विक लूब एक्सप्रेस चालू किया जिसके 38 स्टेशन अभी लगा दिए हैं जीओबीपी साइज पे, जो रिलायंस के पेट्रोल पंप होते थे। और ये सब आगे बढ़ते रहेंगे। और तीसरी चीज है कि जो हम मैकेनिक्स, जो एक हमारे बड़े हिस्सेदार हैं हमारे बिजनेस में, उनके लिए हमने सुपर मैकेनिक कॉन्टेस्ट, कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक कॉन्टेस्ट चालू किया था। तो वो क्वार्टर 1 में हमने कंप्लीट किया, जिसमें करीबन 1,40,000 मैकेनिक भाइयों ने हिस्सा लिया। और फाइनल में ऑनरेबल श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो अपने यूनियन मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के, उन्होंने उनको इनाम दिए और प्रोत्साहित किया। तो अगर मैं सभी चीज देखूं, चैलेंजिंग क्वार्टर बट बड़ी रिजिलियंट परफॉर्मेंस रही है कैस्ट्रॉल की। कुछ न कुछ चैलेंज तो रहे ही हैं पिछले क्वार्टर में, लेकिन अगर आप वॉल्यूम नंबर्स हमको बता सकें वो किस तरह के रहे पिछले क्वार्टर में आपके? वॉल्यूम भी जैसा कि मैंने बोला, पिछले क्वार्टर की बजाय डबल डिजिट ग्रोथ है। और इनफैक्ट जो हमारे वॉल्यूम है वो प्री पैंडेमिक 2019 का जो अगर क्वार्टर से मैं कंपेयर करता हूँ उससे भी बेहतर है। सो वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है। जनवरी में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था थर्ड वेव का, पहले 15 दिन में उसका थोड़ा सा असर रहा, बट अदरवाइज वॉल्यूम भी स्ट्रांग थे। और स्पेशली फेब मार्च में डिमांड में काफी बढ़ोतरी हुई है। करेक्ट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें मिस्टर सागवान, तो आपकी जो ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ खास तौर पे करीब 13% के आसपास रही है। किस वजह से ये आई है ग्रोथ? अगर ये समझें, जो आप बता रहे हैं कि वॉल्यूम बेहतर रहे हैं उसकी वजह से, या आपने जो प्राइस हाइक्स लिए हैं उसकी वजह से? इसमें दोनों का श्रेय रहा है। प्राइस की वजह से भी, जैसा कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन, हमने 1 मार्च से अपना प्राइस इंक्रीज अनाउंस किया था, बेसिकली टू मेक श्योर दैट हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहें। और कुछ कैटेगरीज में वॉल्यूम पे प्रेशर रहा है, थोड़ा बहुत एग्री में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, बट अदरवाइज वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी मिली है। तो ये जो ग्रोथ है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं क्वार्टर 4 से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करता हूं तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, बिकॉज पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में काफी पेंट अप डिमांड थी पेंडेमिक के बाद।
और उस चीज का थोड़ा सा असर हमारे को देखने को मिला कि जो डिमांड जनवरी में थी वो उतनी रेजिलिएंट नहीं थी कि जितना जनवरी पिछले साल में थी, कि जब एकदम सभी कैटेगरीज में काफी पेंट अप डिमांड की वजह से फर्क पड़ा था। करेक्ट। हमने देखा मिस्टर सांगवान की कच्चे तेल के दाम जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं पिछले कुछ समय से, और अभी भी $100 के ऊपर ही हैं। आपने जो प्राइस हाइक लिए पिछले कुछ समय से, उस सिलसिले में पूछना चाहूँगा। कच्चा तेल एक बड़ा रॉ मटेरियल है आपके लिए। जो प्राइस हाइक आपने लिए हैं उससे ये सब कवर, आपका जो लॉसेस हैं वो कवर हो जाते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट के, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि हम एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को एक अच्छी वैल्यू दे सकें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए। तो जहां तक एनवायरनमेंट का सवाल है, आई थिंक क्रूड प्राइसेस अभी भी बड़े वॉलेटाइल हैं। तो ये कहना कि अगला और प्राइस हाइक होगा या नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा, कि जिस तरह से प्राइसेस बिहेव करते हैं या इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जिस तरह से चलता है। बट हमारा मानना है कि ये अगले 5-6 महीने काफी वॉलेटाइल चलेंगे, सप्लाई साइड प्रेशर्स विल कंटिन्यू, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी रिजॉल्व होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं जो संसार में जो इस समय चल रहा है। तो हम अपने विल कीप एन आई, देखते रहेंगे कि अगर जैसे इंटरवीन करना पड़ा। बट हमारा बेसिक ये है कि प्राइस वैल्यू इक्वेशन बनी रहे और हम अपने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को अच्छी तरह से सर्व कर सकें। सांगवान साहब, मार्जिन्स की बात करना चाहूँगा मैं। एबिटा मार्जिन जो हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इम्प्रूव हुए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब हम पहले के मार्जिन से कंपेयर करते हैं, आपके जो पुराने रिजल्ट्स रहे हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गिरावट देखने को मिली है। अभी भी मार्जिन कुछ लो ही हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स को और बाकी लोगों को? क्या ये नया, या जिसे हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं, क्या ये नई स्थिति है कि अब मार्जिन निचले स्तरों पर ही रहेंगे, या फिर अभी कोई स्कोप है उनमें सुधार होने का? मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है, बिकॉज हम जो मार्जिन अपना देख के चले, एबिटा मार्जिन अगर मैं देखूं तो हमारी इच्छा ये है कि एक रेंज में, मतलब 25 से 27, 24 से 27% तक हम एबिटा मार्जिन मेंटेन कर सकें। वही हमारा उद्देश्य है। और जैसा आपने खुद कहा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा है, और कोशिश ये रहेगी कि हम आगे इसको कैसे इम्प्रूव कर सकें। एक दो प्रोडक्ट कैटेगरीज में ये पिछले साल हमने थोड़ा सा प्राइस वैल्यू इक्वेशन ठीक किया था, क्योंकि आई थिंक हमारे प्रीमियम मार्केट एरिया बहुत ज्यादा है और उससे हमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी मिली है। बट जहां तक मार्जिन का सवाल है, हमारी इच्छा यही कि मार्जिन मेंटेन करके चलेंगे और मार्जिन इंप्रूव करेंगे, और उसलिए हम दोनों टर्नओवर बढ़ाने और कॉस्ट इंटरवेंशन दोनों पे काम करते रहते हैं लगातार। आपके मार्केट शेयर की बात करते हैं यहाँ पर सांगवान साहब। हमने देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कोई आप अगर डिटेल बता सकें, आपने गेन किया है मार्केट शेयर कुछ, या फिर जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पर कोई रिकवरी आपको दिखी हो पिछले कुछ समय में? जहां तक मार्केट शेयर्स का सवाल है, मार्केट शेयर्स स्टेबल रहे हैं। हमने पिछले पूरे साल में मार्केट शेयर्स में बढ़ोतरी देखी अपने कैस्ट्रॉल में, एंड द शेयर्स आर होल्डिंग। जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, आई थिंक अगर मैं न्यू कमर्शियल व्हीकल सेल्स देखूं तो वो काफी ठीक लग रहे हैं इस समय। और कमर्शियल व्हीकल्स में जैसे जैसे अब इकोनॉमी खुल रही है और कोविड अपने पेंडेमिक का फर्क कम हो रहा है, आशा यही करता हूँ कि चौथा वेव ना आए, तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल्स में और फ्रेट, ऑन रोड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी में अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी जैसे आगे जाएंगे। ओके। आपने जो है पिछले कुछ समय में जो वॉल्यूम ग्रोथ की हमने बात की थी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो लुब्रिकेंट मार्केट है उसमें किस तरह की ग्रोथ कैस्ट्रॉल इस समय टारगेट कर रहा है, अगर मैं पूरे कैलेंडर ईयर 22 की बात करूं तो? देखिए, जहां तक कैटेगरी का सवाल है, हमारी ये मानना है कि मेरे ख्याल से 2-3% कैटेगरी की ग्रोथ देखनी चाहिए। और जहां तक हमारा वॉल्यूम ग्रोथ का सवाल है, हमारी इच्छा ये रहती है कि हम कैटेगरी से आगे बढ़ सकें, सो वी ग्रो मोर देन द कैटेगरी। जहां तक एग्जैक्ट नंबर का सवाल है वो तो मैं आपसे नहीं बता पाऊंगा, बट इच्छा यही रहती है कि हम अपना शेयर बढ़ाएं और जो डिफरेंट स्पेसेस में हम ऑपरेट करते हैं
उसमें बढ़ाते रहें। और जैसा कि आपको मालूम है, कैस्ट्रॉल का लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा स्केल है, तो उस स्केल का भी हमें काफी फायदा मिलता है और हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और रीच बढ़ाते रहते हैं। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा सांगवान साहब, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा। जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारे देश में, कंपनियां आगे आ रही हैं नए नए मॉडल्स लेकर, अपनी प्लान पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हैं क्योंकि फोकस आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रहने वाला है। क्या ल्यूब्रिकेंट इंडस्ट्री जो आपकी है उसकी डिमांड पर आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट कोई देखते हैं? आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है इस सिचुएशन से डील करने के लिए? दो तीन चीजें कहना चाहूंगा मैं, कि जहां तक न्यू व्हीकल सेल्स और जो अपना व्हीकल पार्क है हिंदुस्तान में, इंडिया में, उसमें अभी आइस में भी बढ़ोतरी मिलेगी क्योंकि अभी हमारी ओनरशिप लेवल बहुत कम है। जहां तक लुब्रिकेंट्स का सवाल है, थोड़ा बहुत जैसे टू व्हीलर्स में अगर सभी चीजें इलेक्ट्रिक चले जाएंगे अगले 10-15 साल में, तो डेफिनेटली उस चीज का फर्क पड़ेगा। बट पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो इंडिया के दो सबसे बड़े ईवी मैन्युफैक्चरर हैं कार स्पेस में, हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको ईवी फ्लूइड सप्लाई करते हैं। और इवन टू व्हीलर्स में भी हम ईवी मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रहे हैं कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है ईवी फ्लूइड्स की, चाहे वो ट्रांसमिशन फ्लूइड्स हो, चाहे वो कूलेंट्स हो, चाहे वो ग्रीसेस हो, तो उस पर हम काम करते रहते हैं। अभी फिलहाल हमारे को एक और अप्रूवल मिला है ईवी फ्लूइड्स में, बिड कंपनी है BYD, उनका जो पहला वो अपना ईवी लॉन्च करेंगे हिंदुस्तान में, MPV, उसके लिए भी अभी हमारे को एक अप्रूवल मिला है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम धीरे धीरे अपनी ब्रांड को सर्विस एंड मेंटेनेंस में भी ट्रांजिशन कर रहे हैं, ताकि जो ईवी जो इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर है उसको हम ईवी रेडी बना सके। जैसे हमने अपने मैकेनिक्स को ईवी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू कर दिए ताकि वो ईवीज के बारे में जान सके। सो इट्स अ कंपनी ट्रांजिशन। बट अभी मेरे हिसाब से अगले करीबन 2035-2040 तक इवन इंटरनल कम्बशन इंजन्स की डिमांड और लुब्रिकेंट्स की डिमांड काफी रोबस्ट रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सांगवान साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। यहाँ पर कैस्ट्रॉल के टॉप मैनेजमेंट बताते हुए किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर में रहा। प्रेशर ज़रूर है मार्जिन पर, लेकिन मार्केट शेयर बरकरार है और आने वाले समय में फोकस, जैसा कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री चेंज हो रही है, ईवीज़ की तरफ बढ़ रही है, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन फ्लूइड बनाने का काम भी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए? आज करीब 1 से 1.5% नीचे है, 107 रुपये का भाव है। अविनाश गोरखकर मेरे आज के मेहमान जुड़ गए मेरे साथ। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत आपका। पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस भी अगर देखें कैस्ट्रॉल का, तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है। करीब 10-12% की गिरावट ही देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में ये गिरावट बढ़ गई है, करीब 20-22% तक नीचे है 6 महीने में कैस्ट्रॉल का स्टॉक। क्या आपको लगता है ये ईवी स्पेस का जो नया स्केयर है इनके लिए वो बड़ा रीज़न है, या फिर कुछ और क्या करना चाहिए अब स्टॉक में आगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल एक काफी डोमिनेंट प्लेयर है लुब्रिकेंट में, और मुझे लग रहा है कि करंटली मार्केट में थोड़ी सी चिंता इन्वेस्टर्स इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनका जो मेन रॉ मटेरियल है बेस ऑयल, वो क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे क्रूड की कीमतें एलिवेटेड रहती है, तो डेफिनेटली इनको इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े बढ़ेंगे। बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी इनके पास है और BP का सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जिस प्रकार के गाड़ियों के नंबर बढ़ रहे हैं, इनका प्रोडक्ट डेफिनेटली इनको आगे चल के काफी बेनिफिट करेगा। नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स है, पैसेंजर कार सेगमेंट्स है, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी आएगी। तो करंट प्राइस पे डेफिनेटली अच्छा अट्रैक्टिव बेट है अगर किसी को स्टेडी रिटर्न चाहिए। मुझे लग रहा है कि 107-110 का जो रेट है बहुत ही अट्रैक्टिव है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा खासा अपसाइड उन्हीं को मिलेगा जो कम से कम 12-15 महीने का एक टाइम फ्रेम रखते हैं। तो नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट मुझे लग रहा है काफी अच्छे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस गिरावट का मौका उठा के थोड़ा सा अगर निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है तो डेफिनेटली खरीदने का मौका बन सकता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वोलेटिलिटी और अंडर परफॉर्मेंस हुआ, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रॉल डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करेगा। लॉन्ग टर्म का व्यू होना जरूरी है इस स्टॉक में, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में हम देख रहे हैं क्योंकि क्रूड के दाम भी बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर उसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। तो अगर कैस्ट्रॉल पे बेट करना चाहते हैं तो नजरिया लंबे समय का रखिए। ये है अविनाशी क्लियर राय। इस बीच